डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से कुछ विचार लिए हैं। वे कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनु की मनुस्मृति से प्रभावित भी हैं। राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत स्वामी दयानंद ने मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह किया है। उनकी विचारधारा में कहीं तो राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर, लेकिन उनकी विचारधारा से एक बात तो स्पष्ट है कि उनका आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और वे अमर्यादित शासन के विरोधी थे। उन्होंने वंशानुगत राजतंत्र का भी विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त और जो प्रजा पालन के प्रति प्रतिबद्ध हो और राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति को ही शासक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने शासन की समस्त शक्तियों को एक व्यक्ति में निहित करने का भी विरोध किया है और राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया है। उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की थी: विद्या सभा, राजसभा और धर्म सभा। इन तीनों सभाओं की तुलना व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की जा सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि सभाध्यक्ष या राजा को सभाओं के अधीन 3 सभाओं को अपने कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु सभापति के रूप में राजाओं के अधीन तथा सभाध्यक्ष और सभाओं को प्रजा के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती का लक्ष्य था कि शासन की शक्ति का मर्यादित प्रयोग किया जाए, ना कि शासन की शक्ति अनियंत्रित हो जाए। तो इस प्रकार उन्होंने मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह किया। दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत समानता और स्वतंत्रता के लिए आग्रह किया गया है। उन्होंने समानता पर बल देते हुए और व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी आग्रह किया है। उन्होंने मौलिक अधिकारों के किसी विशेष औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपनी आत्मोन्नति कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। पर स्वतंत्रता का अभिप्राय यहाँ स्वच्छंदता नहीं है। अगर व्यक्ति के व्यवहार पर समाज और राज्य द्वारा कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं तो उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए और व्यक्ति को मर्यादित आचरण करना चाहिए। स्वामी दयानंद ने स्वतंत्रता के साथ ही व्यक्ति की समानता का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के अधिकार पर बल दिया है। उनके राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत को स्वीकार किया है और कहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों में राज्य को बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक
कल्याण। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रतिपादित किया है। राज्य की जनता या प्रजा का समुचित पालन, उसका पिता की तरह पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था, राज्य के आंतरिक और बाहरी संकटों, राज्य की प्रजा के आंतरिक और बाहरी संकटों से सुरक्षा आदि, और राज्य में कृषि, वाणिज्य आदि और उद्योगों का विकास, और प्रजा की आर्थिक समृद्धि तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उसका नैतिक कल्याण करना राज्य का कार्यों के अंतर्गत बताया है। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन की चर्चा की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रामों का भी एक प्रशासनिक तंत्र होना चाहिए और वो बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए, जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सभी कार्यों को पूर्ण करें, और प्रशासन की सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। एक ग्राम में एक प्रधान पुरुष रखे, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, और 100 गांवों के ऊपर चौथा, और उन्हीं 1000 गांवों के ऊपर 5वां पुरुष रखें। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया है, ना कि सत्ता के केंद्रीकरण। सत्ता के केंद्रीकरण में सारी प्रशासन और शासन की जो शक्ति है वो एक जगह एकत्रित हो जाती है, जिससे शासन निरंकुश हो सकता है। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया है। उन्होंने सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है, और ये कार्य उचित रूप से तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसलिए दयानंद ने इस बात पर भी विशेष बल दिया है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाए। न्याय और दंड व्यवस्था एवं कर व्यवस्था पर भी स्वामी दयानंद ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। न्यायिक शक्ति का प्रयोग राज्य को पक्षपात रहित रहकर करना चाहिए। न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं है, अपितु न्याय का कार्य धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए। धर्म सभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और उसके आदेश अंतिम है और अनुलंघनीय है, और धर्म सभा द्वारा जो न्यायिक निर्णय किए जाते हैं वे विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों और अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही आधारित होने चाहिए। उन्होंने मनु के इस विचार को भी दोहराया है कि न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करने वाले और पक्षपाती न्याय करने वाले न्यायाधीशों को दंडित किया जाना चाहिए, यानी न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। कर व्यवस्था के बारे में स्वामी दयानंद का विचार है कि शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए तथा प्रजा पर अधिक मात्रा में या अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्य संबंधों, सैन्य व्यवस्था और युद्ध के बारे में भी स्वामी दयानंद ने अपने विचार रखे हैं। उन्होंने राज्य की सुदृढ़ता पर बल देते हुए चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की है। उन्होंने शासक को परामर्श दिया है कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाने चाहिए ताकि अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके। और उन्होंने
कहा है कि राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भी उन्होंने मनु का ही दृष्टिकोण अपनाया है और षाड्गुण्य नीति, जिसमें संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव है। और उसके अतिरिक्त जो उपाय बताए हैं मनु ने, साम, दाम, भेद और दंड, उनका विवेकपूर्ण प्रयोग करने का ही आग्रह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वैदेशिक संबंधों के संचालन में जनता के हित और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद सार्वभौम मानवतावाद यानी यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म और अंतर्राष्ट्रवाद के भी जनक थे। वे हिंदू पुनरुत्थानवाद के भी प्रतीक थे। राष्ट्रवाद के पुजारी होते हुए भी उनके हृदय में पूरे विश्व के लिए सद्भाव था और वे संपूर्ण मानवतावाद के कल्याण के लिए कार्य करने पर बल देते थे। उन्होंने मानवतावाद के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और विश्व बंधुत्व यानी पूरा विश्व और पूरे विश्व में मानवतावाद के प्रति उन्होंने आग्रह किया और पूरे विश्व को भाईचारे से रहने के का संदेश दिया और कहा कि पूरे विश्व के लोगों को भाई बंधुओं की तरह रहना चाहिए। और उनका जो विचार था उसमें मानवतावाद के प्रति आग्रह था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के हित के प्रति। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में, उनके राजनीतिक चिंतन में आधुनिकता और प्रगतिशीलता के तत्व निहित हैं। धन्यवाद।